पिछले कुछ टाइम से सीबीएसई ने जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी अब 10th बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि वीडियो फॉर्मेट में ही जो एक्टिविटीज़ हैं सारे चैप्टर्स की वो कंप्लीट करा दें, और उन एक्टिविटीज़ में से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करा दें। ठीक, तो चैप्टर वाइज जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हम कंप्लीट करा देंगे। अभी हम जो है वो पहले चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कराने जा रहे हैं। तो पहले चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें टोटल 11 एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें से जो पहली एक्टिविटी है सबसे पहले उसको करते हैं। पहली एक्टिविटी जो है वो सबसे सिंपल है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी उसी एक्टिविटी से हैं। पहली एक्टिविटी है कि टेक 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट विथ सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन लेनी है 3-4 सेंटीमीटर की और उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है, और उसके बाद में उसको टोंग से पकड़ के स्प्रिट लैम्प या जो बर्नर है उससे उसको जलाना है। ठीक है, बर्न मैग्नीशियम रिबन, और उसको जो है जब जलाएंगे तो उस टाइम पर उसको थोड़ा सा दूर रखेंगे, मतलब पास में नहीं रखना है, आंखों के पास में नहीं रखना है, थोड़ा सा उसको दूर रखना है। ठीक, अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहला तो कि ऑब्जर्वेशन क्या है। जब अपन लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर अपन को एक व्हाइट कलर की फ्लेम दिखाई देगी, स्पार्कल दिखाई देगा, मतलब जो मैग्नीशियम रिबन है वो एकदम बहुत ज्यादा रोशनी के साथ में जलना चालू होगा। ठीक, और वो जलता क्यों है उसका रीजन जो है वो सारे क्वेश्चंस अब समझ लो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या ऑब्जर्वेशन होगी, वो सारी चीजें आप सामने। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सारे पूछे जा सकते हैं आपसे इस एक्टिविटी में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड बी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों करना है, तो उसका आंसर होगा टू रिमूव द डस्ट एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। तो मैग्नीशियम रिबन को इस वजह से पहले साफ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत डस्ट होगा वो निकल जाएगा, और वो नॉर्मल एयर के साथ में रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को भी अपन लोग सैंड पेपर से हटा देते हैं। वाई शुड बी बर्न मैग्नीशियम रिबन बाई कीपिंग अवे, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो उसको अपने से दूर क्यों रखना है, तो उसका रीजन होगा कि मैग्नीशियम जो है जब जलता है तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जब वो जलती है तो बहुत ज्यादा लाइट बनती है, और वो लाइट जो है उसमें यूवी रेडिएशन हो सकता है जो कि अपनी आंखों के लिए कैसा होता है, हार्मफुल, और वो अपनी आंखों को डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से उसको दूर रख के जलाना होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे जलाने पे, तो मैग्नीशियम रिबन जब जलेगी तो एक तो व्हाइट फ्लेम बनेगी, और दूसरा जो है एक व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा जो कि किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि वाई व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, मतलब इस रिएक्शन के टाइम पे व्हाइट पाउडर क्यों बना हुआ है, तो उसका रीजन क्या होगा कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहली एक्टिविटी में से इतने सारे क्वेश्चन ये जो है पूछे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन, अब एक्टिविटी सेकंड देख लो कि सेकंड एक्टिविटी जो है वो कौन सी है। तो सेकंड एक्टिविटी जो है उसमें अपन लोग पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ले रहे हैं और लेड नाइट्रेट के साथ में उसको रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI का सॉल्यूशन है अपने पास में, जिसको ऐड कराया हुआ किसमें, लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड कराया हुआ है। अब इस एक्टिविटी में देख लो ऑब्जर्वेशन क्या है और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस वाली एक्टिविटी से देखो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि क्या ऑब्जर्वेशन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करा, तो येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। जब ये एक्टिविटी होती है तो एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट जो मतलब सॉल्युबल नहीं होता है, लेड आयोडाइड का होता है। रिएक्शन का नाम पूछ सकते हैं कि इसमें रिएक्शन कौन सी होती है, तो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन पूछ सकते हैं, तो ये केमिकल इक्वेशन है, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही, मतलब आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और वो आयंस के एक्सचेंज के बाद में बन रहा है लेड आयोडाइड। ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट का साइन इस तरीके से एरो डाउन बना देना, और ये क्या है यहाँ पे, ये है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये इसमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में एक्टिविटी 1.3, तो 1.3 एक्टिविटी जरा देख लो क्या है। जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड कराया हुआ है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो ये एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोनिकल फ्लास्क लेने के बाद में उसमें अपन लोग क्या करते हैं, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं, और जिंक ग्रेन्यूल्स में फिर अपन लोग डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं। तो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद में देखो क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। पहला तो ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा कि जिंक ग्रेन्यूल्स के पास में क्या ऑब्जर्व होगा, तो जिंक ग्रेन्यूल्स का जो साइज है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, और जिंक ग्रेन्यूल्स के पास में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनना चालू हो जाएगी।
बबल्स दिखाई देंगे हाइड्रोजन गैस के जिंक ग्रेन्यूल के पास में। वाई साइज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स डिक्रीज, तो जिंक ग्रेन्यूल जो है मतलब जिंक के जो टुकड़े हैं उनका साइज डिक्रीज क्यों होता है? तो उसका रीजन है कि जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर जाता है, जिंक का जो टुकड़ा है वो डिस्प्लेस करेगा और एसिड के सॉल्यूशन के साथ में मिलकर क्या बना लेगा? जिंक का सॉल्ट बना लेगा। तो जिंक सॉल्ट बनेगा जिसकी वजह से जिंक का जो ग्रेन्यूल है, जो टुकड़ा है, उसका खुद का साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। हाउ टू टेस्ट गैस एवॉल्व, जो गैस एवॉल्व होगी उसको कैसे टेस्ट करना है? तो क्योंकि देखो हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होती है, तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट याद कर लो कि कौन सा टेस्ट होता है? पॉप टेस्ट। तो हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होती है तो उसका टेस्ट क्या है? उसके पास में अगर बर्निंग कैंडल या बर्नर लेके जाओ, मतलब जो स्प्रिंटर होता है, अगर उसको लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ में जलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन फ्लास्क इज टच्ड एंड व्हाई, मतलब जो कॉनिकल फ्लास्क जिसमें ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये एक्टिविटी चल रही है, अगर उसको टच करते हैं तो क्या ऑब्जर्व होगा? तो उसमें अपन लोग टेम्परेचर का इंक्रीज देखेंगे कि जो फ्लास्क होगा वो गर्म महसूस होगा। और वो गर्म क्यों महसूस होगा? क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सारे क्वेश्चन इस वाली एक्टिविटी से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अगली एक्टिविटी देख लो, 1.4 एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी 1.4 है, इसमें अपन लोगों को क्या करना है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, छोटा सा अमाउंट लेना है क्विक लाइम का, और उसमें अपन लोगों को वाटर को थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े ऐड करना है, मतलब धीमे धीमे ऐड करना है। तो वाटर को धीमे धीमे ऐड करेंगे और उसके बाद में जो ऑब्जर्वेशंस होंगे और जो क्वेश्चंस बने, देखो इस वाली एक्टिविटी से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो पानी है उसको धीमे धीमे क्यों ऐड करा रहे हैं? व्हाई वाटर इज एडेड स्लोली, एकदम से पूरा पानी क्यों नहीं डाल दिया? तो उसका रीजन है कि देखो कैल्शियम ऑक्साइड में जो क्विक लाइम है वो एक पानी के साथ में मिलने के बाद में एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, और अगर पानी इकट्ठा मिला दोगे तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि वो या तो हार्म करेगी अपन को, और अगर नहीं भी हार्म करेगी तो क्विक लाइम जो है वो कंटेनर के बाहर आ जाएगा, बीकर के बाहर आ जाएगा, स्प्लैश करेगा और अपनी स्किन के ऊपर अगर गिरेगा तो स्किन बर्न भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इज देयर एनी चेंज इन द बीकर्स टेम्परेचर, और अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? तो उसका आंसर होगा कि जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होता है, बीकर जब उसको टच करोगे एक्टिविटी के टाइम पे तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, और बढ़ने का रीजन है कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन में हीट भी साथ में जनरेट होगी। एक्टिविटी की इक्वेशन अगर पूछे या तो ये इक्वेशन लिखी है, क्विक लाइम, वाटर और साथ में स्लेक्ड लाइन। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अपन लोग जो एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के टाइम पे बीकर में बबल्स दिखाई देते हैं, तो वो बबल्स क्यों दिखाई देते हैं जबकि कोई भी गैस नहीं बनी हुई है? कोई भी गैस तो बन नहीं रही, इक्वेशन में देखोगे तो कहीं पे कोई गैस का तो बात हो ही नहीं रही कि कोई गैस निकल रही, फिर भी पूछ रहे हैं कि उसमें बबल्स क्यों दिखाई दे रहा है। तो उसका रीजन है कि देखो जब एक्टिविटी ये करते हैं अपन लोग तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के वजह से जो वाटर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी हीट के वजह से वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। और वेपर में अगर मान लो पानी के अंदर वेपर बनना है तो फिर वो वेपर ऊपर कैसे निकलेगा? बबल के फॉर्म में ही तो निकलेगा, तो वो बबल के फॉर्म में ऊपर आना चालू कर देता। इसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि बबल्स आर ऑब्जर्व्ड, इज देयर एवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, मतलब इस रिएक्शन में क्योंकि एक्टिविटी में अपन को बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसमें कोई गैस बन रही है? तो इसका आंसर होगा नहीं, कोई गैस नहीं है, जो पानी है वो खुद ही लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर कन्वर्ट्स टू वेपर, यहाँ पे लिक्विड नहीं होगा, वेपर होगा, और वेपर में कन्वर्ट होकर क्या बना रहा है? बबल बना रहा है। ठीक। इसके बाद में एक्टिविटी 1.4 पे आ जाओ। 1.4 एक्टिविटी 1.5 एक्टिविटी पे, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, तो 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। तो आयरन सल्फेट जैसे उस ट्यूब में जाएगा तो उसमें से क्या होगा? उसमें से आयरन सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एवोपरेट कर देगा। आयरन सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उस आयरन सल्फेट के क्रिस्टल में क्या होता है? 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, FeSO4.7H2O। तो इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है ये। तो ग्रीन कलर का क्रिस्टल जैसे ही उसमें डालोगे ट्यूब में, जलती हुई ट्यूब में, तो ये जो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये एवोपरेट कर जाएंगे। एवोपरेट करने के बाद में बनेगा FeSO4। क्या बनेगा? FeSO4। और क्योंकि अभी ये देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से कन्वर्ट हो गया किसमें? FeSO4 में एनहाइड्रस कन्वर्ट हो गया, तो एनहाइड्रस में ये कन्वर्ट हो गया तो इसका कलर जो है वो भी ग्रीन से कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर। कैसा कलर हो जाएगा इसका? व्हाइट कलर हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ये जब इसको और गर्म करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने पे बनाएगा फेरस ऑक्साइड, और साथ में बनाएगा यहाँ पे ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड।
अब इसमें क्वेश्चंस देख लो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ये वाली एक्टिविटी से देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाई देयर इज चेंज ऑफ कलर, और क्या चेंज है कलर में। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा कि ग्रीन क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट जिनके पास में 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दे कन्वर्ट्स टू व्हाइट कलर्ड फेरस सल्फेट व्हिच हैज 0 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू इवोपरेशन। तो इवोपरेशन होने की वजह से जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फेरस सल्फेट के पास में होते हैं वो बचते नहीं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर का क्रिस्टल किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो गैस इवॉल्व होती है उसकी स्मेल कैसी होती है। तो उसकी स्मेल होती है पंजेंट। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है कि जो गले में लगे गले में इची सी लगे, मतलब सूंघ के ऐसा लगे कि इससे दूर भागो। तो ऐसी स्मेल होती है जिसकी क्या नाम उसकी जो बनती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। गैस जो है वो वैसे तो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसको स्मेल करोगे तो इसकी स्मेल इसी तरीके की होगी। तो FeSO4.7H2O ये FeSO4 में कन्वर्ट होगा, और जब इसको और बर्न करोगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब जरा इसके बाद में जरा समझो देखो, अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि वाई शुड बी नॉट पॉइंट टेस्ट ट्यूब टुवर्ड नेबर्स माउथ और ओन माउथ। मतलब जो टेस्ट ट्यूब है जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो उस टेस्ट ट्यूब को ना तो खुद की नाक की तरफ करना है, चेहरे की तरफ करना है, ना अपने जो पास में दोस्त खड़ा हुआ है जो एक्टिविटी साथ में कर रहा है उसके चेहरे की तरफ करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो उस टाइम पे अपन लोग गहरी सांस न लें। मतलब देखो, क्योंकि उसमें जो गैस बनेगी उस गैस को टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, तो गैस को टेस्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा पास में लेकर उसको स्मेल करना पड़ेगा। तो वो जो स्मेल कर रहे होगे तो उस टाइम पे अपन को गहरी सांस नहीं लेनी है। और उसको न लेने का रीजन है कि जो गैस बनती है वो कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो ऊपर के दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर यही होगा कि जो गैसेस इवॉल्व हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये कैसी होती है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। इसके बाद में एक्टिविटी 1.6। तो एक्टिविटी 1.6 है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को लेना है, सेम इसी तरीके से बॉइलिंग ट्यूब उसमें हीट करना है। ठीक है, तो एक बॉइलिंग ट्यूब वापस से लेना है और उसमें आप किसको हीट करना है, लेड नाइट्रेट को करना है। क्वेश्चंस बन सकते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन कलर। लेड नाइट्रेट को जब अपन लोग जलाते हैं तो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है। तो लेड नाइट्रेट को जलाया, डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हुई और क्या बन गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, ये चीजें बनती हैं। तो पूछा हुआ कि कलर में क्या चेंज होगा। तो लेड नाइट्रेट जो होता है इसका खुद का कलर व्हाइट होता है, और जब इसको जलाते हैं अपन लोग तो ये येलो कलर का लेड ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, येलो कलर का लेड ऑक्साइड बना देता है। कलर ऑफ फ्यूम्स क्या होंगे और क्यों कलर ऑफ फ्यूम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो जो फ्यूम्स है मतलब जब जलाओगे तो उसमें से जो धुआं है वो अपन को देखने को मिलेगा, और वो जो धुआं है वो कौन से कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का होगा। तो रेडिश ब्राउन कलर का धुआं देखने को मिलेगा, और उसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वहां पे बन रही होगी। रिएक्शन का टाइप क्या है ये पूछा जा सकता है। तो रिएक्शन का टाइप और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या क्या ऑब्जर्वेशन से ये पूछा जा सकता है। तो इट डिकम्पोजेस विद क्रैकलिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड के साथ में ये डिकम्पोज होता है और येलो प्रेसिपिटेट बनाता है लेड ऑक्साइड का, along with the formation of red brown nitrogen dioxide and the release of oxygen gas। तो ऑक्सीजन गैस के रिलीज के साथ में रेड ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे गैस ही है। अगला जो पूछा जा सकता है वो है कि अगर ऑक्सीजन गैस को टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो ऑक्सीजन गैस के पास में बर्नर लेके आओगे, और सभी को पता है छोटे से कि जितनी भी चीजें होती हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती हैं। तो जब ऑक्सीजन वहां पे होगी तो बर्नर और तेजी से जलना चालू हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इसके बाद में एक्टिविटी अगली देखो जरा, 1.7 एक्टिविटी। 1.7 एक्टिविटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक, एक्टिविटी जो है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए क्या करना होता है, एक प्लास्टिक का मग्गा लो और वो प्लास्टिक के मग्गा में नीचे 2 होल कर दो, और 2 होल होने के बाद में क्या करो, फिर उसमें रबर लगा दो, रबर ब्लॉकर। ठीक है, रबर ब्लॉकर मतलब होल करने के बाद में 2 रबर ब्लॉकर लगा दिए, और उसके बाद में उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स जो है उनको फिट कर दो। कार्बन के इलेक्ट्रोड्स फिट करने के बाद में उसमें नीचे से वायर लेके जाओ, इलेक्ट्रोड्स में अटैच करा दो, और इलेक्ट्रोड्स में अटैच कराने के बाद में उसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा दो। 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में उसमें पानी भर दो। पानी भरने के बाद में उसमें थोड़ा सा डाइल्यूटेड H2SO4 मिला दो।
डाइल्यूटेड H2SO4 मिलाने के बाद में उसमें टेस्ट ट्यूब्स जो है उनको उल्टा करके लगा दो। मतलब जो पानी है वो पानी को पहली बात तो जब भरना है तो इलेक्ट्रोड से ऊपर लेवल तक भरना है, और उसको ऊपर लेवल तक भरने के बाद में H2SO4 मिलाया। H2SO4 मिलाने के बाद में 2 टेस्ट ट्यूब ली, खाली टेस्ट ट्यूब, और उन खाली टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके दोनों इलेक्ट्रोड्स पे लगा दिया कि अगर इलेक्ट्रोड से कोई चीज निकलेगी तो वो उस टेस्ट ट्यूब से बाहर ना जा पाए। उसके बाद में स्विच को ऑन करा और थोड़े टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब उसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे छोड़ेंगे तो देखेंगे कि धीमे धीमे उसमें बबल्स आने चालू हो जाएंगे, और वो बबल्स जो है दोनों इलेक्ट्रोड के आसपास बनेंगे, और वो धीमे धीमे उन्हीं टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट होना चालू हो जाएंगे। और बबल्स जब कलेक्ट होंगे तो देखेंगे थोड़े टाइम बाद टेस्ट ट्यूब में एयर गैप बनेगा, मतलब उसमें गैस का गैप बनेगा, और वो जो गैस का गैप होगा वो किसकी वजह से होगा? हाइड्रोजन गैस की वजह से और ऑक्सीजन गैस की वजह से। इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को ब्रेक करना। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अपन इसको ब्रेक कर देंगे। अब क्वेश्चन जरा देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन इस एक्टिविटी से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाई H2SO4 इज एडेड, H2SO4 को क्यों ऐड करा जाता है? तो उसका आंसर होगा कि वाटर जो होता है वो प्योर फॉर्म में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जब उसमें अपन लोग H2SO4 मिला देते हैं तो H2SO4 क्योंकि एसिड है जिसकी वजह से ये आयनिक है, और आयनिक होने की वजह से ये क्या करता है? पानी को कंडक्टर बना देता है। लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ये पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कहाँ कहाँ बनी है, मतलब कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस है, ये पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे बनती है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे बनती है। ठीक, याद करने का तरीका, कैथोड नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ऐसे करके याद कर लो। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो गैसेस बनी है उनका रेशियो क्या है, और वो रेशियो क्यों है? अगर क्वेश्चन पूछ दें कि वाई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड इन दी 2:1, या ये पूछ लें कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दुगना क्यों बनती है, मतलब डबल अमाउंट में क्यों बनती है, तो उन सभी का आंसर ये होगा कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस किस रेशियो में बनता है? 2:1 में, मतलब जितना ऑक्सीजन होगा उससे दुगने अमाउंट का हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसका रीजन है कि वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो कितना है? 2:1। और रिएक्शन में भी देखोगे तो हर 2 मोल हाइड्रोजन गैस पे 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तब जाके क्या बनता है? वाटर बनता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला पूछ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसका नाम क्या है? तो प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस उसको बोलते हैं। रिएक्शन का टाइप पूछेंगे तो रिएक्शन का टाइप क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पूछा जा सकता है कि अगर ये रिएक्शन करा रहे हो, मतलब एक्टिविटी करा रहे हो, तो क्या प्रिकॉशन लेना है? तो प्रिकॉशन ये है कि अपन को वहां पे हमेशा बैटरी यूज करनी है, अल्टरनेटिंग करंट को यूज नहीं करना है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जो घर में करंट आता है उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, जो रिएक्शन होगी वो विगोरस होगी और फिर वो अपने कंट्रोल में नहीं होगी। रीजन वगैरह नहीं पूछेंगे, प्रिकॉशन पूछ लें तो सीधा ये प्रिकॉशन होगा कि अल्टरनेटिंग करंट को यूज नहीं करना है। अब अगली एक्टिविटी देख लो जरा, एक्टिविटी 1.8। सिंपल सी एक्टिविटी है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लो और उसको चाइना डिस्क पे रख दो। तो चाइना डिस्क में रखने के बाद में उसको सनलाइट में लेके जाओ, सनलाइट में रख दो। तो अपन लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो सिंपल से ऑब्जर्वेशन वाली एक्टिविटी से देखो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो सिल्वर क्लोराइड अपन ने लिया उसका कलर क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का कलर है व्हाइट। क्या चेंज हुआ कलर में एक्टिविटी के टाइम पे? तो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर के सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। देखो ये रिएक्शन होगी, सिल्वर क्लोराइड किस में कन्वर्ट होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर में कन्वर्ट होगा। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। रिएक्शन हो क्यों रही है? क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में। प्रोसेस का नाम क्या है? क्योंकि देखो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो नाम दिया हुआ है फोटो डिकम्पोजिशन, और एक ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये भी साथ में याद कर लो। व्हाई शुड बी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल्स? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्वर क्लोराइड को अपन लोग डार्क बॉटल्स में क्यों रखते हैं? तो उसका आंसर है टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर डार्क बॉटल में नहीं रखेंगे तो सनलाइट पड़ेगी उसके ऊपर, और सनलाइट के पड़ने की वजह से उसका फोटो डिकम्पोजिशन होगा। ठीक, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए उसको कहाँ पे रखा जाता है? डार्क कलर की बॉटल्स में रखा जाता है। अब अगली एक्टिविटी देख लो, एक्टिविटी 1.9। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन। 3 आयरन नेल्स लेनी है, उनको साफ करो। साफ करने के बाद में दो बीकर लो, दोनों बीकर में डाल दो कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट डालने के बाद में दोनों बीकर्स को मार्क कर दो, ए बीकर एंड बी बीकर। उसके बाद में जो आयरन नेल्स हैं, 2 आयरन नेल लेनी है, वैसे 3 थे आयरन नेल,
लेकिन उनमें से 2 आयरन नेल को लेके जो है वो धागे से बांधना है, और धागे से बांधने के बाद में उनको लटका देना और कहाँ पे डिप कर देना है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में उसको छोड़ देना, थोड़े टाइम बाद उसको चेक करना है। जब इसको आयरन नेल को डिप करेंगे अपन लोग उसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसका इनिशियली कलर होगा ब्लू कलर, लेकिन जैसे ही आयरन नेल को डालेंगे तो धीमे धीमे उसका कलर जो है वो पेल ग्रीन में चेंज हो जाएगा या लाइटर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइटर ब्लू मतलब वो पेल ग्रीन के उसमें कलर्स में जाना चालू कर देगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन होगा, क्यों होगा, क्या क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारी चीजें आप समझो। इस एक्टिविटी से देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने से पहले जरा देख लो कि होगा क्या एक्टिविटी में। तो आयरन को जब डिप करा जाएगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो कॉपर को हटाएगा और खुद आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। और इसके बाद में देखो आप क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलर में क्या क्या चेंज हुआ और क्यों हुआ, या फिर डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या ऑब्जर्व करा। तो ऑब्जर्वेशन पूछे या कलर में चेंज पूछे वो एक ही बात है। चलो समझो, देखो सॉल्यूशन में क्या चेंज होगा, जो बीकर जिसमें सॉल्यूशन लिया हुआ ब्लू कलर का, उसमें क्या चेंज होगा। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो कैसे कलर का हो जाएगा, पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर। और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर जाएगा कॉपर सल्फेट से, और क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। तो पहले तो कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, लेकिन अब क्योंकि आयरन सल्फेट बन गया तो अब इसका कलर आएगा, और इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कॉपर सल्फेट जो है वो नहीं कन्वर्ट हुआ होगा, जिसकी वजह से कलर कैसा आएगा, पेल ग्रीन। आयरन नेल जो है उसका क्या होगा, तो आयरन नेल का जो शाइनी कलर है, जो लोहे का जो ओरिजिनल कलर होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेड ब्राउन कलर की कोटिंग में। मतलब जो आयरन का जो नेल होगा उसके चारों तरफ अपन लोग रेड ब्राउन कलर की कोटिंग देखेंगे। और वो क्यों होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में जो कॉपर बना हुआ है वो कॉपर जाके किसके ऊपर चिपक जाएगा, आयरन नेल के ऊपर जाके चिपक जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो कलर है उसमें चेंज क्यों आया, तो उसका रीजन होगा क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने कॉपर को हटाया, खुद उसकी जगह आके बैठा और आयरन सल्फेट बनाया, जिसकी वजह से ही अपन को चेंजेस देखने को मिले। ये भी पूछा जा सकता है कि 2 नेल्स को ही क्यों डिप करा हुआ है। मतलब एक नेल को भी तो डिप कर सकते थे अपन, लेकिन एक नेल को अगर अपन लोग ऑब्जर्व मतलब एक्टिविटी में डिप कराएंगे तो वो एक नेल में जितने भी आयरन हैं वो जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट धीमे धीमे होगा, लेकिन 2 आयरन नेल डालने से क्या हो जाएगा कि जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट होगा, जल्दी कलर में चेंज आएगा। ये पूछा जा सकता है कि 3 एक्टिविटी की शुरुआत में 3 नेल बोले हुए थे कि 3 आयरन नेल लेने हैं, लेकिन डिप 2 को कराया हुआ है और एक को साइड में रखा हुआ है। तो एक को साइड में क्यों रखा, और बीकर भी अपन ने 2 लिए हुए थे, दोनों को मार्क किया होता है, ए बीकर और बी बीकर। तो बी बीकर जो है उसको अलग क्यों रख दिया, तो इन दोनों का सेम आंसर होगा, टू कंपेयर दी चेंजेस, जो चेंजेस आने वाले हैं उसको कंपेयर करने के लिए, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी जरा देखो, एक्टिविटी 1.10। Take 2 test tubes. In one test tube take 3 ml Na2SO4 सोडियम सल्फेट लेना है एक में, और एक में 3 ml जो है वो अपन को बेरियम क्लोराइड लेना है, और दोनों टेस्ट ट्यूब को फिर उनको दोनों के सॉल्यूशन जो है उनको मिक्स करा देना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन होंगे वो जरा समझ लो। ये जो है वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशन जरा देखो क्या बनेंगे। ये वाली एक्टिविटी से देखो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन से पहले ये देख लो कि रिएक्शन हो क्या रही है। सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड के साथ में मिलाया, जैसे ही मिलाया तो अपन को क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला, साथ में सोडियम क्लोराइड मिला। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि एक व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाएंगे 3 ml 3 ml ये 3 ml ये, तो अपन को यहाँ पे BaSO4 मिलेगा, बेरियम सल्फेट मिलेगा, जो कि कैसा होगा, व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा, ठीक है। मतलब लिक्विड और लिक्विड को मिलाया और एक सॉलिड अपन को मिल गया, क्या नाम है सॉलिड का, BaSO4। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अपन लोगों ने इक्वल अमाउंट में क्यों मिलाया हुआ है, सेम अमाउंट में क्यों लिया हुआ है। तो उसका रीजन ये होगा कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो देखो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं आपस में। 1 मोल Na2SO4 का मिलेगा 1 मोल BaCl2 के साथ में, और उसके बाद में रिएक्शन टेक आउट होगी। तो सेम मोल कंसंट्रेशन, सेम अमाउंट ऑफ मोल्स में ये मिलते हैं, जिसके बाद में ये रिएक्शन होती है और एक्सचेंज ऑफ आयंस जो होता है टेक प्लेस करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रेसिपिटेट है वो क्यों बना हुआ है, या ये पूछ लेंगे कि रिएक्शन का नाम क्या है। तो दोनों का आंसर सेम यही होगा, ड्यू टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। अब आ जाओ लास्ट एक्टिविटी में चैप्टर की, जो कि है 1.11 1.11।
ये लास्ट एक्टिविटी सबसे सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर है कि हीट द चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है चाइना डिश के ऊपर और उसको गर्म करना चालू कर देना है। ठीक है, बीकर लगाया, ट्राइपॉड लगाया और उसके ऊपर उसको रख के गर्म करना चालू कर दिया। क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे? तो कॉपर को जलाओगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्योंकि ब्लैक होता है तो एक ब्लैक कलर की कोटिंग अपन को कॉपर के पाउडर के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो ये देखो अब एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी क्या होगा इसमें? कॉपर को जैसे ही जलाओगे तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। कॉपर पाउडर लिया हुआ है यहाँ पे, ये याद रखना, कॉपर पाउडर को जलाया तो वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑब्जर्वेशन क्या है? तो कॉपर पाउडर जो रेड कलर का था, रेड ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन, ये ऑक्सीडाइज होगा, जलेगा और एक ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी, और वो ब्लैक कोटिंग किसकी होगी? कॉपर ऑक्साइड की होगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये कलर में चेंज क्यों आया, या ये पूछ लेंगे कि रेड कलर जो है वो ब्लैक कलर में कैसे कन्वर्ट हो गया, या ब्लैक कलर कैसे आ गया। तो सभी का आंसर होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर ऑक्साइड बोल रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होने पे कॉपर ऑक्साइड जो बनेगा, जिसकी वजह से कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक, क्योंकि कॉपर का खुद का कलर तो रेड ब्राउन होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद में कॉपर ऑक्साइड बनेगा जिसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। कलर में क्या चेंज होगा? तो रेड ब्राउन कलर का कॉपर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में। तो रेड ब्राउन कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर ऑक्साइड में। अगर मान लो ये रिएक्शन को उल्टा करना हो, अगर अपन चाहते हैं कि जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है उसको वापस से कॉपर बना दो, मतलब रेड ब्राउन कलर कर दो, तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन बी गेट बैक रेड ब्राउन कलर अगेन। तो जो रेड ब्राउन कलर है उसको वापस से कैसे लाया जा सकता है? तो ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस को पास कर दो। तो हाइड्रोजन गैस को जैसे ही पास करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना। तो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दोगे तो वो ऑक्सीजन को हटा देता है। तो ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड अगेन टू कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और अपन को वापस से क्या मिलेगा? रेड ब्राउन कलर का कॉपर मिल जाएगा। पाउडर फॉर्म में क्यों अपन ने कॉपर को लिया हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसका रीजन होगा कि जो पाउडर्ड सब्सटेंस होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी पहले चैप्टर में है वो सारी हो गई। एक काम और साथ में आप लोगों को करना है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी अभी हम कराएंगे एक्टिविटीज, इनके लिए अलग से कॉपी बना लो जिसमें एक्टिविटी वाइज जो क्वेश्चन है वो सारे नोट कर लो ताकि याद रह जाए।